हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी राम सेतु को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम अफगानिस्तान में 2007 का टाइम देखते हैं, जहां तालिबान लॉर्ड बुद्धा की माउंटेन को अपने हथियारों से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तालिबान बहुत से हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए कुछ दिनों बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलाया जाता है, जिससे कि बचे हुए कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को एनालाइज किया जा सके, ताकि उनको ध्यान में रखकर ही लॉर्ड बुद्धा की दोबारा स्थापना की जा सके। इस टाइम अफगानिस्तान के रिसर्चर बिलावर और इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट अयान को बुलाया जाता है। वहाँ खुदाई की जाती है, जिसमें अयान को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में सालों पुराने सोने और चांदी के कॉइन और बहुत सारी ज्वेलरीज होती हैं। वो सारी इंडिया के हिंदू राजा दलहन के टाइम की थी। ये खोज उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि तभी वहाँ तालिबान अटैक कर देता है और वहाँ सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन बिलावर और अयान उस बॉक्स को तालिबान से बचाकर अपने साथ लेकर भागने लगते हैं और तभी वो दोनों एक सुरंग के थ्रू एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उनको लॉर्ड बुद्धा की एक लेटी हुई मूर्ति मिलती है और ये उनकी एक और बड़ी खोज होती है। वहां का पूरा आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट अयान की बहुत तारीफ करता है। अयान की खोज का आधा हिस्सा इंडिया को एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है, जिससे दोनों देशों अफगानिस्तान और इंडिया के बीच सच्ची दोस्ती बनी रहे। इधर अयान मीडिया को इंटरव्यू देते टाइम ये बताता है कि वो नास्तिक है और वो सिर्फ फैक्ट्स को मानता है जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है। इसके बाद मीडिया न्यूज़पेपर में हेडलाइन दे देती है कि अयान नास्तिक है। अगले सीन में हम अयान की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ प्रोफेसर गायत्री और उसका एक बेटा कबीर होता है, जिसको कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पुष्पकर्मम कंपनी और गवर्नमेंट सेफ समुद्रम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए वो राम सेतु को तोड़कर शिपिंग कैनल बनाने वाले हैं और इससे उनका शिपिंग बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों की राम सेतु से श्रद्धा जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये श्री राम ने बनाया था और इस वजह से ही वहाँ के लोग इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। राम सुरक्षा समिति इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन भी सबमिट कर देती है और इसलिए अब पुष्कर कंपनी के ओनर को कोर्ट में ये प्रूव करना था कि सेतु राम मेड सेतु नहीं बल्कि एक नेचुरल मेड सेतु है, जो श्री राम के टाइम से पहले का बना हुआ है। और ये प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर अयान को हायर किया जाता है और वो उसको एक ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है जिससे कोर्ट में ये प्रूफ हो जाए कि राम सेतु नेचुरल मेड सेतु है। अयान क्योंकि एक नास्तिक था, इसलिए उनको श्री राम में भी बिलीव नहीं था और उसका भी यही मानना था कि ये सेतु कोई राम सेतु नहीं बल्कि नेचुरल मेड सेतु है। और ये प्रूफ करने के लिए वो एक रिपोर्ट भी रेडी कर लेता है। लेकिन अयान की वाइफ गायत्री अयान को उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने से रोकती है, क्योंकि ऐसा करने से राम सेतु के अस्तित्व पर भी बहुत से सवाल खड़े हो सकते हैं, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, क्योंकि राम सेतु श्री राम के अस्तित्व और उनकी पहचान का भी प्रतीक है। हालांकि अयान अपनी वाइफ की बात नहीं मानता और इस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देता है। अयान अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन करता है कि रामायण सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है। इसके बाद सभी लोग रोड पर उतर जाते हैं और इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, क्योंकि अब इसे उनकी आस्था पर भी क्वेश्चन उठ गए थे। और लोगों के इस प्रोटेस्ट के प्रेशर में ही कोर्ट अयान को एक साइंटिफिक प्रूफ लाने के लिए कहता है, जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि सेतु एक्चुअली राम मेड सेतु नहीं बल्कि नेचुरल मेड सेतु है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अयान के इस दावे से कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है, लोगों में बहुत गुस्सा भर जाता है, जिस वजह से अयान को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अयान का बॉस उसको इंद्रकांता से मिलवाते हैं। इंद्रकांता अयान को रामेश्वरम की एक रिसर्च पर जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो वहां जाकर राम सेतु के लिए साइंटिफिक प्रूफ लेकर आए कि वो एक नेचुरल मेड सेतु है और वो श्री राम के पहले से ही बना हुआ है। लेकिन अयान इस रिसर्च पर जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब वो और कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। अयान को ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बन चुका है, क्योंकि उसने श्री राम की रामायण पर सवाल उठाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयान का बेटा कबीर अपने स्कूल में होता है, जहाँ उसकी क्लास के बच्चे उसको रावण कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उसके फादर श्री राम में बिलीव नहीं करते थे। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत मारता है। इसके बाद कबीर के स्कूल की प्रिंसिपल अयान को स्कूल बुलाती है और इसी दौरान कुछ लोग अयान को पकड़ के उसका मुंह काला कर देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उसके लिए बहुत गुस्सा था। कबीर की प्रिंसिपल भी अयान पर कबीर के बिहेवियर की वजह से बहुत गुस्सा करती है और इसके लिए अब अयान डिसाइड कर लेता है कि वो रामेश्वरम जाकर राम सेतु के पीछे की मिस्ट्री का पता लगाएगा, जिससे वो ये प्रूफ कर देगा कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है। जब अयान अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब उनकी फैमिली और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाएगी और इसके लिए वो अयान को छोड़कर अपने घर चली जाती
है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयान रामेश्वरम इंडियन ओशन में पहुंच जाता है जहां राम सेतु बनाया गया था, पर अब वो उस ओशन के अंदर डूब चुका था। जहां पर आर्यन प्रोजेक्ट हेड बाली से मिलता है जो उसको अपनी लैब में लेकर आता है। उस लैब में रिसर्च के लिए हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मशीनें भी होती हैं। लेकिन अब बाली अयान को डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर गैब्रियल और डॉक्टर सेंद्रा से मिलवाता है जो उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। अयान के बोलने पर उसको एक सूट भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी हेल्प से वो बिना किसी प्रॉब्लम के अंडर वाटर जा सकता था और जितनी देर चाहे उतनी देर वहाँ रुक सकता था क्योंकि उस सूट में बहुत सारे फीचर्स ऐड थे। प्रोजेक्ट हेड बाली रिसर्च शुरू करने से पहले अयान से कहता है कि तुम अंडर वाटर जाकर श्रीलंका एरिया में एंट्री मत करना क्योंकि वहाँ पर इस टाइम रेबल और श्रीलंकन आर्मी की वॉर स्टार्ट हो रखी है, इसलिए उनको अपनी इस रिसर्च को इंडियन टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर ही रहकर करनी पड़ेगी। इसके बाद अयान को ये बताया जाता है कि राम सेतु ओशन के कम से कम 6 फीट नीचे डूबा हुआ है और उन्होंने इसके बारे में पता लगाने के लिए एक 3D होलोग्राम भी बनाया है और अब राम सेतु के बारे में पता करने के लिए उनको एक सैंपल टेस्ट करना होगा। आर्यन यहाँ बताता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम के साथ हुए इंसिडेंट के साथ साथ कुछ नक्शों के बारे में भी बताया है और उसको उनकी स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि श्री राम आज से 7000 साल पहले हुआ करते थे। इसका मतलब ये था कि अब इन लोगों को ये पता करना था कि राम सेतु 7000 साल पुराना है या उससे भी पहले का है। अपने सारे सवालों का पता लगाने के लिए अयान अगले दिन उस सूट को पहनकर समुद्र में उतर जाता है और डूबे हुए राम सेतु के स्ट्रक्चर में से कुछ सैंपल्स लेकर बाहर आ जाता है। उन सैंपल की कार्बन डेटिंग करने के बाद डॉक्टर चंद्रा उसको बताती है कि उस सैंपल में जो भी फॉसिल मिले हैं उनकी एज अराउंड 18,000 साल पुरानी है। इसका मतलब ये था कि राम सेतु भी 18,000 साल पुराना है। लेकिन अयान अभी भी इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता था क्योंकि ये सैंपल राम सेतु के सिर्फ ऊपर के पार्ट में से लिए गए थे। इसलिए अब अयान चाहता है कि राम सेतु के फ्लोटिंग रॉक यानी कि जिनसे वो बना था उनको भी स्टडी किया जाए क्योंकि इसी से उनको राम सेतु की रियल एज के बारे में पता चल सकेगा। अब इसके लिए उनको श्रीलंकन बॉर्डर के पास जाकर राम सेतु के फ्लोटिंग रॉक को निकालना था और ये काम इतना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी अयान इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन ही अयान फिर से ओशन के अंदर जाता है और उसको एक फ्लोटिंग रॉक दिखता है, लेकिन वो श्रीलंकन के बॉर्डर के क्लोज था तो इसलिए बाली अयान को वापस आने के लिए कहता है, पर अयान उसकी बात नहीं सुनता और इसलिए बाली उसके सूट को डीएक्टिवेट कर देता है जिससे कि अयान उस रॉक तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी अयान अपने सूट से बाहर निकलकर उस रॉक को ले आता है और राम सेतु की हेल्प से ही बाहर भी आ जाता है। अब इसके बाद अयान डॉक्टर गैब्रियल के साथ मिलकर उस फ्लोटिंग रॉक की कार्बन रेटिंग करता है और उनको पता चलता है कि फ्लोटिंग रॉक भी 7000 साल पुराना ही है और इससे अब ये साबित हो जाता है कि राम सेतु श्री राम के टाइम का ही है, यानी कि जो सैंपल अयान को पहले मिले थे वो किसी ने प्लॉट किया था। यहाँ हमें क्लियरली ये भी पता चल जाता है कि इंद्रकांता ने ही बाली के साथ मिलकर उन स्टोन को वहाँ रखवाया था, जिससे कि जब अयान को वो रॉक मिले तो वो रिपोर्ट में ये लिख कर प्रूव कर दी कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है। जिसके बाद वो राम सेतु को तोड़कर अपना शिपिंग कैनल बना सके और इससे उनको अपने बिजनेस में बहुत फायदा होता। लेकिन इन फ्लोटिंग रॉक से अयान को ये पता चल गया था कि राम सेतु श्री राम द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद इंद्रकांत अयान और उसकी टीम को फर्दर रिसर्च की परमिशन दे देता है। अब अयान की टीम में संद्रा और गैब्रियल होते हैं, लेकिन फर्दर रिसर्च के लिए अयान को श्रीलंकन के बॉर्डर में एंट्री करके और भी फ्लोटिंग रॉक के फ्रैगमेंट चाहिए थे। अगले दिन ही वो तीनों समुद्र के अंदर अपनी शिप में जाते हैं। अब बाली को पता होता है कि सी के अंदर स्टॉर्म आने वाला है और इसलिए वो प्लान करता है कि वो इस बारे में उन तीनों को नहीं बताएगा और इस स्टॉर्म में ही उनको मार देगा। स्टॉर्म के आने पर बाली अयान की शिप के सारे सेफ्टी फीचर्स को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बारे में डॉक्टर गैब्रियल को बाली पर पहले ही शक हो जाता है और इसलिए वो फ्लोटिंग रॉक को पहले ही अपने बैग में छुपा कर ले आती है क्योंकि राम सेतु श्री राम के टाइम का ही है। इसका प्रूफ सिर्फ वो फ्लोटिंग रॉक ही था। सी में स्टॉर्म आने पर वो तीनों डूबने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनको एक श्रीलंकन गाइड एपी मिलता है जो उन्हें बचा लेता है और श्रीलंका में ले जाता है। अयान यहाँ अपनी खोज के बारे में एपी को बताता है। उन तीनों को ये भी पता चल चुका था कि ये सब बाली और इंद्रकांता का ही उनको मारने के लिए प्लान था, जिससे कि राम सेतु की सच्चाई कोर्ट के सामने ना आ पाए। अब अयान को फ्लोटिंग रॉक के अलावा और भी एविडेंस की जरूरत थी जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि राम सेतु श्री राम के टाइम और उनके द्वारा ही बनाया हुआ है। इसमें उनकी हेल्प करने के लिए एपी रेडी हो जाता है और कहता है कि वो उनको समुद्र के बीच में ले जाकर बहुत बड़ा फ्लोटिंग रॉक दिलवा सकता है, पर इसके लिए वो अपनी डायरी में अपना सारा एक्सपेंस लिखता रहेगा। जर्नी खत्म होने के बाद उनको उसका सारा सेटलमेंट करना होगा। अगले दिन जब वो लोग समुद्र के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ बाली अपने आदमियों के साथ आकर अयान और उसकी टीम को मारने की कोशिश करता है और उनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भागने लगते हैं। बाली भी उनका पीछा करता है और उन पर फायर करता है। भागते हुए डॉक्टर गैब्रियल का बैग वहीं जंगल में गिर जाता है जिसमें एक फ्लोटिंग रॉक रखा हुआ था और एपी उसको लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ श्रीलंकन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और उनको बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी बाली डॉक्टर गैब्रियल पर शूट कर
देता है और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। अयान इससे बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो लोग जैफरन आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। इंद्रकांता भी बाली और उसकी टीम को अयान और सांद्रा को मारने के लिए भेजता है। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रन दोबारा बनाई गई रिपोर्ट को इंद्रकांत कोर्ट में सबमिट कर देता है, जिससे ये प्रूव हुआ था कि राम सेतु की एज 18 साल पुरानी है। और इसके बाद कोर्ट एजेंट पार्टी को 3 दिन का ही टाइम देता है और अब इन 3 दिनों में ये प्रूव करना था कि राम सेतु श्री राम के टाइम का है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो राम सेतु को तोड़ने के ऑर्डर गवर्नमेंट को मिल जाएंगे। गायत्री को अयान की कॉल आती है। तभी गायत्री अयान को बताती है कि 3 दिन के अंदर अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि राम सेतु 7000 साल पुराना है तो गवर्नमेंट उस सेतु को तोड़वा देगी। ये जानकर अयान की टेंशन भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसके पास एविडेंस इकट्ठे करने के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तभी वो वहाँ रावण की पूजा करते हुए देखता है और इसके दिमाग में आता है कि अगर वो रावण के अस्तित्व के एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा तो वो ये भी प्रूफ कर सकता है कि श्री राम थे, क्योंकि वो दोनों ही समकालीन थे। क्योंकि श्रीलंका में उनको श्री राम के होने का एविडेंस तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन रावण के होने का प्रूफ मिलना पॉसिबल था, स्पेशली रावण की सोने की लंका से रिलेटेड एविडेंस। अयान अब इस बारे में एपी को बताता है। एपी अयान को बताता है कि यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ से उसको रावण की लंका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद वो लोग उस लाइब्रेरी में जाते हैं और लंका के बारे में जानने के लिए रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। एपी लाइब्रेरी के रिसेप्शनिस्ट से एक आदमी का एड्रेस लेता है जिसके पास एक पुरानी धरोहर थी जिसमें तामपत्र के ऊपर रावण की लंका के बारे में लिखा हुआ था। अब वो उस आदमी के पास जाते हैं और वहाँ उसको कुछ तामपत्र मिलते हैं जिस पर एक नक्शा बना हुआ था जो रावण की लंका की तरफ इशारा कर रहा था। अयान उस मैप की फोटो क्लिक कर लेता है जिसमें रावण की लंका को एक ट्रायंगल शेप में दिखाया हुआ था और इसका रास्ता अशोक वाटिका से होते हुए एक टनल को पार करके रावण की लंका तक पहुंचना था। एपी को अशोक वाटिका का रास्ता पता था, इसलिए वो अयान और संध्या के साथ अशोक वाटिका पहुंच जाता है। अब अयान उस मैप को डिकोड करने की कोशिश करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसको उस टनल तक पहुंचने के लिए रावण फॉल्स के पास जाना पड़ेगा जो अराउंड 20 किलोमीटर दूर थी। इधर बाली अपने लोगों की हेल्प से अयान के बारे में पता करते हुए उस मैप वाले पर्सन के पास पहुंच जाते हैं और उसको मार के ये पता लगा लेते हैं कि अयान एक टनल की खोज में अशोक वाटिका की तरफ गया है। अब इंद्रकांत बाली से कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो अयान की तरह सोच सके और उसको वो मैप भी दिखाओ जिससे वो ये पता लगा सके कि अयान इस वक्त कहाँ है। उधर अयान ने उस टनल को पानी के अंदर ढूंढ लिया था और फिर उसी के थ्रू वो एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर उसको वहाँ की वॉल्स में एक स्क्रिप्ट मिलती है जो वहाँ की ट्रेडिशनल लिपि हेला में लिखी हुई थी। अयान उस मैप की फोटो की हेल्प से रावण की लंका के गेट तक पहुंच जाता है जो बंद होता है, लेकिन उसका लॉक उसी ट्रायंगल शेप में था जैसा उन्होंने उस मैप में देखा था। यहाँ पर उनको 2 रास्ते दिखाई देते हैं जिसमें से एपी अयान को श्रीपदा वाले रास्ते पर चलने को कहता है और विश्वास दिलाता है कि यहाँ उसको श्री राम और रावण दोनों के बारे में एविडेंस मिलेंगी। एपी अयान को बताता है कि श्रीपादा को त्रिकुट पर्वत भी कहा जाता है जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया था, जिससे रावण की सोने की लंका नजर आती थी। इसलिए उनको लंका के होने के एविडेंस वहाँ से मिलने की उम्मीद थी और इसलिए वो त्रिकुट पर्वत पर जाकर लंका को देखने की कोशिश भी करते हैं, जहाँ उनको एक प्लांट मिलता है जो संजीवनी होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो लोग रावण की लंका में ही हैं, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ वहीं मिल सकता है। वो लोग प्लांट के कुछ पार्ट को अपने पास रख लेते हैं और तभी बाली वहाँ गायत्री को लेकर पहुँच जाता है और उन सभी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बाली को गायत्री ने ही मैप को डिकोड करके अयान की लोकेशन के बारे में बताया था। बाली अयान से उस फ्लोटिंग रॉक के बारे में पूछता है। अयान उससे कहता है कि वो रॉक जंगल में ही कहीं पर रह गया था, लेकिन बाली उस पर यकीन नहीं करता और सच पता करने के लिए वो डॉक्टर संध्या को गन पॉइंट पर रखता है। एपी संध्या को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बाली उसको पुश कर देता और एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका बैग अयान के हाथ में ही रह जाता है। अयान को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वही बैग बाली के सर पर दे मारता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर संध्या उस हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रैश हो जाता है और वो सभी लोग इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। अयान एपी के बैग को उस हेलीकॉप्टर में से लेने जाता है और यहाँ उसको पता चलता है कि वो फ्लोटिंग रॉक एपी के बैग में ही है। अयान बाली को भी बचा लेता है, जिसके बाद बाली ही उन लोगों को वहाँ से निकालने का अरेंजमेंट कराता है। इसी के साथ आज ही कोर्ट में भी फाइनल डिसीजन होने वाला होता है, जिसमें कोर्ट इंद्रकांता के फेवर में डिसीजन सुनाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ अयान सारे एविडेंस के साथ पहुँच जाता है। अयान कोर्ट में उन फ्लोटिंग रॉक्स को दिखाता है जिसकी कार्बन डेटिंग से उनको पता चलता है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है, श्री राम के टाइम का ही है। इसके अलावा अयान रावण की लंका के एविडेंस और वहाँ मिले संजीवनी के प्लांट्स को भी कोर्ट में दिखाता है और ये दावा करता है कि जब लंका में रावण के होने के एविडेंस मिल सकते हैं तो अयोध्या में राम जी के होने के भी एविडेंस मिल सकते हैं। अयान को दुख भी होता है कि राम जी के अस्तित्व होने का उसको प्रूफ करना पड़ रहा है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि ब्रिटिशर्स के आने के
बाद राम सेतु के नाम को चेंज करके एडम्स ब्रिज कर दिया गया था, जिससे कि श्री राम की हिस्ट्री को खत्म किया जा सके। अयान ये भी कहता है कि जैसे ताजमहल को बचाने के लिए फैक्ट्रीज बंद करने से देश के डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही राम सेतु से देश के डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के विश्वास और यकीन और राम जी के अस्तित्व पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि राम जी के मंदिर तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सेतु सिर्फ एक ही है और वो है राम सेतु, जो श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। और अगर इसको तोड़ा गया तो इतनी पुरानी धरोहर को चोट पहुंचेगी। सारे एविडेंस और अयान की बातें सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि अगर किसी को भी राम सेतु पर सवाल उठाना है तो सबसे पहले उन्हें राम जी के ना होने का प्रूफ करना होगा, और जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो राम सेतु को तोड़ने की परमिशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी। इस वर्डिक्ट के बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी श्रद्धा और विश्वास की जीत हुई थी। मूवी के एंड में हमें अयान को एपी के बारे में सोचते हुए दिखाते हैं, जिसने अपना नाम अंजलि पुष्पकर्मम बताया था, और वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह ही राम जी के अस्तित्व को साबित करने के लिए अयान के पास आया था। एपी ने हर कदम पर अयान का साथ दिया था और उसको सही रास्ता दिखाया था। ये सब सोचने के बाद वो अयान की उन हिसाब वाली डायरी को देखता है, जिसको देखकर वो शौक रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई हिसाब नहीं बल्कि हर पन्ने पर जय श्री राम लिखा था। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।